बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था और इस वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो बच्चों, आपने स्वयं भी इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा। एक बार हम जो है इन प्रश्नों के सही उत्तर यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको हमें सही शब्दों के द्वारा पूरा करना है। इसमें पहला है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं। तो वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अभयारण्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वे क्षेत्र अभयारण्य कहलाते हैं, जहाँ पर जो है जो पशु पक्षी हैं वो अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। तो वह कहलाती है उस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा विशेष, जो वो क्षेत्र विशेष में पाई जा रही है। तो ये आ जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं वे अपने आवास से जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो दूसरे आवास में यात्रा करते हैं। तो वह यात्रा क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। और ये किस वजह से हो रही है? ये हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनमें हमें अंतर बताने हैं। तो सबसे पहला है वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? यह विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जो पर्यावरण के संपूर्ण संगठक जैसे कि वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पेड़ पौधे, जंतु और उसके साथ में वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका भी संरक्षण किया जाता है। जबकि जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं ये क्या होते हैं? यहाँ पर वन्य जीवन, पौधे, जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उनके पारंपरिक ढंग से जो जीवन यापन हेतु विशाल आरक्षित क्षेत्र जो है ये संरक्षित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आवास भी है किसका? आदिवासी जो जनजातियां हैं वो जहाँ पर रह रही है तो उन क्षेत्रों को उनके साथ में ही जो है संरक्षित किया जाता है। यानी कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इसके साथ साथ में वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका भी संरक्षण इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। इनमें हमें अंतर बताना है। तो जो बच्चों चिड़ियाघर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मानव के द्वारा निर्मित कृत्रिम आवास होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्राकृतिक आवास की बजाय क्या बनाए गए हैं? मानव निर्मित आवास जो है चिड़ियाघर में बनाए जाते हैं, जिनमें जो पशु पक्षी हैं वो कैद के अंदर यानी कि पिंजरे के अंदर रखे जाते हैं और वो जो है अपनी इच्छा से वहां पर भ्रमण नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें अभयारण्य की, तो जो अभयारण्य होते हैं उसमें जंतुओं को अपने प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। वहां पर प्राणी जो है कैद में नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है वो क्या होते हैं? वे होते हैं चिड़ियाघर। इसमें क्या होता है कि प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अधिकतर जीव जो होते हैं वो पिंजरों में कैद होते हैं। जबकि जो अभयारण्य होते हैं इसमें जंतुओं को जो है प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। इसमें कोई भी प्राणी जो है वो कहीं पर भी विचरण कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्राणी जो है वो कैद में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज। इसमें हमें अंतर बताना है। तो बच्चों, जो संकटापन्न स्पीशीज है वे ऐसी स्पीशीज है जिनकी संख्या जो है निरंतर कम होती जा रही है। ये मौजूद तो हैं, विलुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है उसमें अचानक से जो है बहुत ही गिरावट आ गई है। जबकि जो विलुप्त स्पीशीज है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि वे स्पीशीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि आने वाले समय में ये विलुप्त हो सकती है, वे क्या कहलाती है? संकटापन्न स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण देखें तो बाघ, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, एशियाटिक सिंह या कृष्ण मृग, काला हिरण जो है ये जो प्रजातियां हैं ये संकटापन्न प्रजाति है, क्योंकि इनकी जो स्पीशीज है उसमें इन पशुओं की, जीव जंतुओं की संख्या जो है उसमें निरंतर कमी आ रही है।
नेक्स्ट है हमारा विलुप्त स्पीशीज। तो वे स्पीशीज जो विलुप्त हो चुकी है यानी कि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, वे क्या कहलाती है? विलुप्त स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण हम देखें तो डोडो पक्षी और जंगली कबूतर, ये जो प्रजाति है ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो बच्चों कोई जो क्षेत्र है उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि जो उसमें जीव जंतु हैं वो कहलाते हैं उसके प्राणी जात। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जबकि उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या कहलाएंगे? उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन पर जो है वनोन्मूलन का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में है वन्य प्राणी। तो बच्चों जो वन्य प्राणी है ये कहाँ पर रहेंगे? वन में रहेंगे। अब जब वन समाप्त हो रहे हैं तो इन प्राणियों के आवास भी खत्म हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है इन वन्य प्राणियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे वन्य प्राणियों के जो आवास क्षेत्र हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं। और जब आवास उनको नहीं मिल रहा है तो कुछ प्राणी क्या होते हैं? मर जाते हैं या फिर अन्य क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। तो बच्चों जो वन है उसके अंदर प्रत्येक जीव जो है खाद्य श्रृंखला में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन उसमें से यदि कोई जीव समाप्त हो गया है या फिर उस क्षेत्र को छोड़कर कोई दूसरे क्षेत्र में चला गया है तो उस वन के अंदर जो अन्य वन्य प्राणी हैं उन पर जो है विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि उनको जो है भोजन नहीं मिल पाता है। तो इसका प्रभाव जो है उस वन्य क्षेत्र के अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। तो ये हो गया वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पर्यावरण। तो बच्चों हम सभी को पता है कि जब वनोन्मूलन हो रहा है तो इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो निरंतर वृद्धि होती जा रही है, इस वजह से पृथ्वी का ताप भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि वनोन्मूलन से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है, जिससे क्या हो रहा है? विश्व उष्णन की समस्या पैदा हो रही है। और इस विश्व उष्णन के कारण जो हमारा जल चक्र है वो प्रभावित हो रहा है और इसके कारण जो है वर्षा की दर में निरंतर कमी आ रही है। तो ये क्या हुआ? पर्यावरण पर जो है इस वनोन्मूलन का प्रभाव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर इस वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अधिकतर जनसंख्या है वो अपने दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो वनों से उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं उन पर वो निर्भर रहती है। तो यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही समस्या पैदा हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि वे ग्रामीण लोग जिनके आवास वनों के समीप हैं, वे अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। अब जब वनोन्मूलन हो गया है तो इनका जीवन जो है वो बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो गांव के लोग हैं उन पर इस वनोन्मूलन का जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं शहर यानी कि शहरी क्षेत्र जो है उस पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों शहरों के अंदर जो औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि जो उद्योग कल कारखाने चल रहे हैं उसमें बहुत सारे उत्पाद जो होते हैं कच्चे माल के रूप में वो वनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जब ये वन नष्ट हो रहे हैं तो औद्योगिकरण भी प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ साथ शहरों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें स्थापित उद्योगों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जब वनोन्मूलन हो रहा है तो शहरों में जो औद्योगिकरण है वो सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ साथ वनोन्मूलन के कारण वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव का असर भी जो है शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। तो ये क्या हो गया? शहरी क्षेत्रों पर वनोन्मूलन का प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि जो वन होते हैं ये वर्षा होने में सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा जब वनोन्मूलन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि CO2 की मात्रा जो है उसमें लगातार वृद्धि
हो रही है, जिससे विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो संपूर्ण जीव जगत है वो इस ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहा है। तो वनोन्मूलन का जो प्रभाव है वो हम पर जो है बहुत अधिक पड़ रहा है। अब आगे बात आती है अगली पीढ़ी पर जो है वो इस वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस पर ये वनोन्मूलन किस तरह से असर दिखाएगा। तो बच्चों, हमें पता है कि जो वन है वो हमारी प्राकृतिक संपदा है और इस पर जो है अगली पीढ़ी का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। यदि हम इस प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर देंगे तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इससे वंचित रह जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रभाव है वो किस पर है, पृथ्वी पर, यानी कि वनोन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो वन होते हैं ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ ये पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब वनों का उन्मूलन हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो वन होते हैं ये वर्षा होने में सहायक होते हैं। इसी के साथ साथ ये CO2 और O2 के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जब वनोन्मूलन हो रहा है तो इस कारण CO2 की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिससे विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। और इस वजह से जो संपूर्ण जीव जगत है वो इससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि पृथ्वी पर जो है इस वनोन्मूलन का जो है अधिक प्रभाव पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि, ये जो कुछ कथन दिए हुए हैं इनको हमको स्पष्ट करना है कि यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्या होगा। तो बच्चों, जिस तरह से हम जितनी तीव्रता से इन वनों की कटाई कर रहे हैं, यदि हम लगातार इनकी इसी तरह से कटाई करते रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वन संपदा जो है समाप्त हो जाएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार इसी तरह से करते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। और इस वजह से क्या होगा कि पृथ्वी के ताप में जो है लगातार वृद्धि होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो पृथ्वी का ताप भी बढ़ता रहेगा और पृथ्वी पर जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ता रहेगा। इस वजह से क्या होगा, जो भौम जल स्तर है वो उसका स्तर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वन जो होते हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वायुमंडल में क्या हो रहा है, CO2 का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रदूषण का स्तर है वो वायुमंडल में बढ़ जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है। इस पूरा प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। उससे क्या होता है, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि क्या हो रहा है कि इस वनोन्मूलन के कारण जो है हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा। तो बच्चों, यदि किसी जंतु का आवास ही बाधित हो जाएगा तो उसे जो है उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उसके रहने का जो है संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। यदि मिट्टी की जो ऊपरी परत है जो सबसे उपजाऊ होती है, यदि वो अनावरित हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो उसमें जो नीचे की कठोर चट्टानें हैं वो दिखाई देने लगेगी, और जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा जो है अधिक होती है तो वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर की परत है वो अनावरित हो गई और जो उपजाऊ भूमि है वो किस में बदल जाएगी, बंजर मृदा में परिवर्तित हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, वो क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो यदि वो भूमि अनावरित हो गई है, उसकी जो ऊपरी परत है वो अनावरित हो गई है तो इसे मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए।
अब प्रश्न है इसमें कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं ये मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इससे ही क्या है, पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहता है। जैव विविधता जो है इसके कारण ही पृथ्वी पर सभी जीवों में संतुलन बना हुआ रहता है। तो इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो संरक्षित वन है यानी कि जो क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं उसमें भी वन्य जीव पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए चोरी छिपे इन वनों में क्या करते हैं, संरक्षित प्राणियों का शिकार करते हैं, या फिर वनों पर अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इनमें भी ये वन्य जीव पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ आदिवासी वन या जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। तो बच्चों, जो आदिवासी लोग होते हैं ये वन क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें कि आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं, और ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं, यानी कि अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर है, इन वनों पर निर्भर होते हैं। तो ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं। हमें वनोन्मूलन के कारण बताने हैं और उसके प्रभाव बताने हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि कृषि योग्य भूमि के लिए जो है हम वनों की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से हमें जो है भोजन का उत्पादन अधिक मात्रा में करना पड़ रहा है, और इसके लिए हमें कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता अधिक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों की लगातार कटाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग भी बढ़ रहा है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, तो फर्नीचर का उपयोग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें वनों की अधिक कटाई करनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ पशुओं द्वारा वनों का अतिचारण, जब पशुओं के द्वारा वनों की अधिक चराई कर ली जाती है उससे भी जो है वन विनाश हो जाता है, यानी कि वनों का उन्मूलन हो जाता है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, तो पृथ्वी के ताप में जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि विश्व उष्णन की समस्या हो रही है। इसी के साथ साथ पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो वातावरण में बढ़ रही है। और क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जल स्तर है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जब वन ही नष्ट हो रहे हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आ रही है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे वनोन्मूलन के प्रभाव। चलिए ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसके अंदर संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि इन प्रजातियों की संख्या पहले कितनी थी और अब कितनी रह गई है, ये सब रिकॉर्ड इस पुस्तक में रखा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी के साथ साथ पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए जो रेड डाटा पुस्तकें हैं वो अलग अलग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो पक्षी होते हैं विशेष तौर पर वो क्या करते हैं, प्रतिवर्ष एक विशेष अवधि के लिए जो है अपने आवास से दूसरे आवास में यात्रा करते हैं। तो यह यात्रा क्या कहलाती है, यह प्रवास कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रवास जो है वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में आना। और कब आएंगी वो, प्रतिवर्ष आएंगी विशेष अवधि में। किस कार्य के लिए आती है वो, प्रजनन के लिए जो है वो आती है। तो वह क्या कहलाता है, वह प्रवास कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है। इन पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बच्चों, जो फैक्ट्री है और आवास की मांग है इसके लिए क्या हो रहा है, वनों की जो है लगातार कटाई हो रही है। तो यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, धीरे धीरे सभी वन संपदा समाप्त
हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन जो है वो हमारी अमूल्य धरोहर है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, इसलिए हमें जो है इनको संरक्षित करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि वन जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वन जो होते हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं और वायुमंडल में जो है CO2 और O2 के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। अब जब पर्यावरण प्रदूषण है उसको भी वो कम करते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। यदि मान लीजिए हमें किसी कारणवश वन काटने भी पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उन वृक्षों को दोबारा से लगाना चाहिए, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? पुनर्वन रोपण करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो तो हमें वन से प्राप्त उत्पादों के स्थान पर जो है किसी दूसरे उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम वनों से प्राप्त लकड़ी से खाना नहीं बनाएं, इसके लिए हम क्या करें? हम LPG गैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा? हमारी जो वनों पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी और वनों की कटाई जो है वो भी कम हो जाएगी। और हमें क्या करना है कि जो वन है वो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, तो इसको हमें जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित करना है, क्योंकि उस पर जो है उस पीढ़ी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। इसलिए हमें जो है इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम जो है अपने आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर हरियाली बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जो है पेड़ों की कटाई वहाँ पर रोक सकते हैं। कहीं पर पेड़ कट रहा है तो हम उन लोगों को समझा सकते हैं कि भाई पेड़ मत काटो। क्यों नहीं काटने हैं हमें? क्योंकि वृक्षों की कटाई से जो है हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। इसके अलावा पार्क आदि बनवा कर भी जो है हम हमारे आसपास जो है हरियाली ला सकते हैं। इसी के साथ साथ लोगों को हम वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में अगर वृक्षारोपण होगा तो क्या होगा? हमारे चारों तरफ जो है वो हरियाली दिखाई देगी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो बच्चों, हमें पता है कि वनों की अत्यधिक कटाई के कारण जो है हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वो बहुत प्रभावित हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो वायुमंडल में बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है और इसी कारण से जो है वर्षा की दर में कमी आई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वनों के विनाश के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण हमारा जल चक्र जो है वो प्रभावित हुआ है और इस जल चक्र के प्रभावित होने से क्या हुआ है? वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी हुई है। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो बच्चों, ये भारत का मानचित्र है और यहाँ पर हमारा राजस्थान कहाँ है? यहाँ पर है। और इस राजस्थान में हमें जो भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको दर्शाना है। तो यहाँ पर जो है हमने राजस्थान राज्य का मानचित्र दिखाया है और इसमें हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो बच्चों, राजस्थान के अंदर जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा जो रणथंभौर नेशनल पार्क है जहाँ पर जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ये है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। अगला है सरिस्का नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। इसके अलावा जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो है भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और सबसे आखिरी में जो अभी बनाया गया है वो है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? कोटा जिले के अंदर स्थित है। तो बच्चों, ये हो गए हमारे जो 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अंदर, वो हमने इस मानचित्र में दर्शाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वृक्षों की कटाई हो रही है और जितने हम कागज को वेस्ट करेंगे तो उतनी ही वृक्षों की कटाई जो है वो अधिक होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कागज की बचत करनी चाहिए। तो बच्चों,
1 टन कागज को बनाने के लिए जो है 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जितनी हम अधिक संख्या में कागज वेस्ट कर रहे हैं उतनी ही वनों की कटाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें जो है इन कागज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम कागज को बचाएंगे तो वृक्ष तो बचेंगे ही, और जो हानिकारक रसायन है, जल है, ऊर्जा है, जो इस कागज को बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है, उनकी भी बचत होगी। तो इस कागज को बचाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? हम कर सकते हैं उस कागज का पुनः उपयोग, यानी कि हम उस कागज को जो है दोबारा से काम में लें। जैसे कि हम क्या करेंगे कि हमारी कोई कॉपी जो है वो अगर मान लीजिए इस साल जो है पूरी नहीं भरी है, तो उस कॉपी को हम अगले साल रफ कार्य के लिए काम में ले सकते हैं, ना कि हम उस कॉपी को क्या करें, रद्दी वाले को दे दें। तो इस तरह जो है हम उस कागज का पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पुनः चक्रण जो है वो भी हम उस कागज का कर सकते हैं। पुनः चक्रण करके हम उसे जो है दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम उस कागज का मितव्ययिता से उपयोग करें, यानी कि कंजूसी से उस कागज को उपयोग में लें। हम ये समझें कि हर कागज जो है वो बहुत ही मूल्यवान है, उसको बनाने के लिए जो क्या किया गया है, पेड़ों की कटाई की गई है, इसलिए हमें जो है उस कागज को व्यर्थ नहीं करना है। जन जागरूकता अभियान चलाकर भी जो है हम इस कार्य को कर सकते हैं। हम लोगों को समझा सकते हैं कि हमें कागज को वेस्ट नहीं करना है। क्या होगा इससे जो है वृक्षों की कटाई पर रोक लग पाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, कागज को बचाना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द पहेली हमें दी गई है जिसे हमें पूरा करना है। यहाँ पर हमें कुछ संकेत दिए गए हैं और इन संकेतों की सहायता से हमें इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम भरते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर हमें दिया है 1 नंबर में क्या भरना है, विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक। तो बच्चों क्या होती है, वो होती है रेड डाटा पुस्तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेड डाटा, ये आ गई हमारी पुस्तक। तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो स्तंभ है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट है पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। तो बच्चों ये जो विभिन्नताएं हैं ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है जैव विविधता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैव, और यहाँ आ जाएगा विविधता। ये विविधता क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अलग अलग जो किस्में हैं पेड़ पौधों और जंतुओं की, वो क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब हमें भरना है बाएं से दाएं ओर, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो जहां पर सजीव पाए जाएंगे वह भाग क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा जैव मंडल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैव मंडल दूसरे नंबर पर। अगला है विलुप्त हुई स्पीशीज। तो वे स्पीशीज जो विलुप्त हो रही है वो क्या कहलाती है, संकटापन्न स्पीशीज कहलाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संकटापन्न। तो ये क्या कहलाएगी, संकटापन्न स्पीशीज। अगला है एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पीशीज। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो ये जो है हमारी वर्ग पहेली यहाँ पर पूरी हो गई है। और इसी के साथ साथ हमारे जो अभ्यास प्रश्न हैं ये भी यहाँ पर पूरे हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।